वो है हम थोड़े से बचपन से सभी लोग डिटेक्टिव तो होते ही हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम थोड़ा सा मतलब अपने फूड के अंदर में कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से इनटेक हम ले रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट में, हमारी बॉडी के अंदर में इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो उसी चीज को जानने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर सोनाली शुक्ला को, जो कि है एसोसिएट मैनेजर न्यूट्रिशन के अंदर में है। She has done her graduation and post graduation from Rajasthan. She is a gold medalist and she is having 8 years of experience in lifestyle disorders and clinical conditions. So over to you, Dr. Sonali. Sorry, Thank Dr. you so much. Sorry. No problem. Thank you so much, Kamlesh. A very good morning to you. And a very hearty good morning to all of you. Happy day 4th of intensive phase. I'm sure आप इस फेज को एंजॉय कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और यही मकसद है ये जो हम सेशंस करते हैं, राइट? क्यों जानना, हर क्या का, हम जो भी कर रहे हैं उसके क्यों को समझना। और कमलेश जी ने बिल्कुल सही एक कंटेक्स्ट सेट किया है कि बचपन से हम जेम्स बॉन्ड मूवीज देखते हैं, या ये व्योमकेश बख्शी देखते हैं, और हम सभी एक तरीके से एक डिटेक्टिव बनना चाहते हैं। और वो अच्छा भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार का हमको खाना खाना है, जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल की चेंजेस अपने अंदर लेकर के आने हैं, तो इस जासूस को जगाना और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपको मिलता है माइंडफुलनेस, राइट? आपके माइंडफुलनेस को जगाने के लिए ये जासूस को जगाना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए आज के हमारे टॉपिक को, जो कि होगा कि कैसे बने एक कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव। राइट? हम बचपन से जानते आए हैं, और अगर देखा जाए अभी के समय में, जहां पर और भी ज्यादा हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अच्छा है कि नहीं हमारे शरीर के लिए, फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा है क्या नहीं है, कौन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो वहां पर हमको अपने इस जासूस दिमाग को जगाना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि किस प्रकार से आप किसी भी न्यूट्रिएंट को चुने, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका क्या इमेज है। बाहर बाहर आपको हर प्रकार का न्यूज, हर प्रकार का रिसर्च मिलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको कैसे समझना है, आप कैसे बन सकते हैं कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव, ताकि आप खुद और अपने आसपास भी इस अवेयरनेस को जगाएं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है या नहीं है, और कब अच्छा है और कब नहीं है। राइट ना, कार्बोहाइड्रेट को एक बहुत ही एक आइडियल न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। उसको उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड काफी सारी रिसर्चेस हैं जो अब बोलती है कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो उससे काफी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, काफी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बिगड़ सकता है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में फ्लक्चुएशन आ सकता है। ये काफी सारे ऐसी कंडीशन है जो एसोसिएट किए जाते हैं, राइट, कार्ब्स के साथ। लेकिन एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूंगी एज एन एक्सपीरियंस, जो अगेन कार्बोहाइड्रेट से जोड़ा जाता है। आप में से, आप जरा सोचिए कि आप में से कितने लोगों को, आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए कि खाना खाने के बाद, स्पेशली अगर आपका, जैसे आप वीकेंड पे आपका एक हैवी ब्रंच है, या फिर आपका लंच का टाइम है, राइट? जब आप हैवी मील करते हैं, उसके बाद आपको नींद फील होती है, आपको नैप लेने का मन करता है, राइट? स्पेशली अगर आपका वो हाई कार्बोहाइड्रेट मील होता है, तो उसके बाद हम सबको लेथार्जी फील होती है, थोड़ी सी डलनेस लगती है, और हमको लगता है कि हमको सोना है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, राइट? आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, और आप खुद एनालाइज करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि हम में से काफी लोगों के साथ ये होता है, चाहे वो हमारे साथ हो या हमारे आसपास कोलीग्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, होता है ये चीज, और ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है। वो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए ये समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू। आप ये ग्राफ देखें। ओके, तो हम इस ग्राफ को काफी बार देख चुके हैं, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करते हैं समय के साथ। अगर आप देखेंगे, ये डार्क ग्रीन कर्व, राइट, ये है कार्बोहाइड्रेट। बाकी आपका प्रोटीन और फैट
लोअर लेवल पर कर्व दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पाइक ब्लड ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन और फैट की तुलना में जल्दी टूटता है अपने ग्लूकोज के फॉर्म में, राइट? और प्रोटीन और फैट जो होता है उसका जो एक इकाई है, एक मौलिक इकाई है जिसको मोनोमर यूनिट बोलते हैं, वो ग्लूकोज नहीं है। प्रोटीन और फैट को अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपके शरीर में जाएगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। नाउ ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का फूड सोर्स ले रहे हैं, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यानी वो आपके शरीर के अंदर जाके उतनी ही जल्दी घुलनशील हो जाएगा, उतनी ही जल्दी उसका पाचन हो जाएगा और वो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की क्षमता उतनी ही क्विक रखेगा, उतनी फास्ट रखेगा। जबकि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होगा तो वो शरीर में धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिलीज करेगा या उसको बढ़ाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा लीजिए, क्योंकि वो ये स्पाइक नहीं होने देता है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए अगर कोई डाइट में आपने एक प्लेट आपने अच्छा सा खाया है खाना जिसमें राइस है, उसके अंदर दाल है, उसके अंदर वेजिटेबल्स है, राइट? आपने जब उसको खाया उसमें राइस का कंटेंट ज्यादा था, क्या हुआ? आपने खाया, जैसे ही आपने खाया 0 आवर से ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग गया और करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास उसका लेवल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ब्लड के अंदर। उसी के ही रिस्पॉन्स में एक हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, वो रिलीज होता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन भी उसी मात्रा में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन होता है इस बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को कम करना, राइट? वो उसको कम करता है, उसको अलग अलग ऑर्गन्स में जैसे लिवर में स्टोर होके मसल्स में, मसल टिश्यूज में वहां तक पहुंचाता है। ये इंसुलिन का काम होता है। तो क्या हुआ? जब ये लेवल हाई था करीब 1.5 घंटे तक, तब यहाँ से बढ़ते बढ़ते जैसे ये बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा। क्या हुआ? जब तक आपका इंसुलिन धीरे धीरे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, आप फिर भी बेटर फील कर रहे हैं, आप तब तक आपका खाना चल रहा है और खाना खाते ही आप थोड़ा सा फुर्ती फील कर रहे हैं, आप एक्टिव और फिट फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है? इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है इंसुलिन? इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। तो क्या हो गया? ये देखिए, जैसे ही ये कम होना शुरू हुआ यहाँ पर इंसुलिन लेवल के साथ साथ, तब आपके शरीर में एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट आपका एक एनर्जी का स्रोत है, राइट? एक ऊर्जा का सोर्स है जो आपको एनर्जी देता है। जब आपके शरीर से एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग रहा है, आपका ग्लूकोज का जो कंटेंट है ब्लड में वो अलग अलग सेल्स में जा रहा है, अभी धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्या होगा? आपका एनर्जी का सोर्स खत्म हो रहा है, राइट? तो इसी वजह से आपको एनर्जी फील नहीं होती है, यू फील एनर्जी लेस, यू फील फटीग, आपको लगता है ड्राउजीनेस सा, कि आपको छोटा सा पावर नैप तो लेना ही है। उसी के साथ साथ आप एक दूसरी चीज भी नोटिस कीजिए। हमारे शरीर की बात तो हो गई कि हम ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहे हैं इंसुलिन के साथ साथ। अब हो क्या रहा है? हमारा ब्रेन, ब्रेन में भी बहुत सारे तरह तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। हमको नींद आती है या एक्टिव कितना हम फील कर रहे हैं, वो सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक भी जाते हैं। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो मैक्सिमम मैक्सिमम फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पर। जब आपके ब्लड ग्लूकोज हाई था, आपका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन कर रहा था। फ्लोइंग का फंक्शन होते होते एक टाइम आया कि उसको भी ब्लड ग्लूकोज या आपके शरीर में जो ग्लूकोज है उसकी जरूरत पड़ी। लेकिन नीचे आपके शरीर में, आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था। नाउ आप आपके जब ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत है, तो आपके बॉडी में भी अभी जो ब्लड में जो फ्रीली अवेलेबल ग्लूकोज होता है वो उतना नहीं है। तो इसकी वजह से ही आपके ब्रेन को जो एनर्जी के लिए, उसको फंक्शनिंग के लिए जो ग्लूकोज चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है। दिस इज अनदर रीजन कि हमको उस समय पर नींद सा फील होता है, ड्राउजीनेस से फील होता है, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, क्योंकि वो इस स्पाइक को नहीं आने देता है। वो इस स्पाइक को की जगह इस कर्व को एक सेटल रखता है, लंबे समय तक स्टेबल रहता है, सो दैट आपका शरीर, आपका ब्रेन ज्यादा स्फूर्ति वाला हो, आपको ज्यादा एनर्जेटिक लगे, आपको ज्यादा नींद ना आए, ड्राउजीनेस ना फील हो, राइट? ओके, तो ये तो हो गई एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं फेस करते ही हैं, या हमारे आसपास के लोग को आप खुद देखते होंगे इस चीज से स्ट्रगल करते हुए।
तो हमने काफी जाना कार्ब्स के बारे में। हम बार बार बोल रहे हैं कार्ब्स को अवॉइड करना चाहिए, सिंपल कार्ब्स को, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को, इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन है, लोग समझते हैं जो भी इस जर्नी में होते हैं कि क्या सारे कार्ब्स खराब हैं? सारे कार्ब्स हमें अवॉइड करने चाहिए, राइट? यहीं पे ही आपको आपका ये जासूस वाला दिमाग को जगाना है। आपको एक कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव वाला एक दिमाग चलाना है, राइट? आपको ये समझना है कि क्या सारे कार्ब्स खराब हैं या कुछ कार्ब्स हैं जो आपके लिए अच्छे हैं या कुछ कार्ब्स हैं जो आपके लिए खराब हैं। क्या वो चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है ताकि आप अपने अंदर और अपने आसपास ये जागरूकता जगा सके कि सारे कार्ब्स खराब नहीं होते हैं, राइट? बस डिफरेंशिएट आना चाहिए, कौन सा मॉडरेशन में खाना है, कौन सा ज्यादा खाना है, और क्या चीजें, कौन से वो जो मापदंड है जिनको आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले एक ये डायग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का जहां पर हम क्लासिफिकेशन जानते हैं, राइट? ये हम एक बार पहले भी कर चुके हैं जहां पर हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में जाना था एक एग्जाम्पल के थ्रू। पर्ल नेकलेस, मोती की माला, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिफरेंस। लेकिन अपने इस आगे सेशन को ले जाने से पहले इस बेस को, इस फाउंडेशन को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, राइट? छोटा सा। कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब आपकी एक सिंपल सी एक चेन जिसमें कोई शाखाएं, कोई ब्रांचेस नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड या एक जटिल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक सिंपल सी मोती की माला की तरह है, राइट? उसके अंदर हमारे ज्यादातर जो प्लेन शुगर्स होते हैं वो आ जाते हैं, जो शरीर के अंदर जाने के बाद ज्यादा एनर्जी या ज्यादा समय नहीं लेते हैं डाइजेशन में। इसका पहला एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब एक मोनोमर यूनिट, एक मौलिक इकाई, या आप बोल सकते हैं जैसे हमारी माला थी उसमें एक मोती। जब ये एक मोती के ही फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या है, आपके वो शरीर के अंदर जैसे जा रहा है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। हम काफी सारे एड्स देखते हैं, राइट, ग्लूकोज के, कि वो आपको जाके शरीर में फौरन एनर्जी देते हैं क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ताकि आप उनको जैसे ही लें उनको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। और दूसरा प्रकार होता है जो आपके शरीर में जाके अगेन ज्यादा एनर्जी नहीं लेता है या ज्यादा समय डाइजेशन के लिए नहीं लेता, और वो हमारे कुछ कॉमन फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज मतलब जो हमारी टेबल शुगर होती है, शक्कर, चीनी जिसे हम बोलते हैं, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगेन टूट जाता है क्योंकि वो अगेन दो मोती है, उसके टूटने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। या लैक्टोज, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर हो गया जो दूध में प्रेजेंट होता है, वो भी दो मौलिक इकाई से मिलकर बनाए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। या माल्टोज जो कि हमारे जो माल्टेड जो अनाज होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नाम से बता रहा है कि ये डाइजेशन में या इसके स्ट्रक्चर में एकदम सिंपल होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी अगर आप देखेंगे दो फॉर्म है, दो रूप है। एक आपका स्टार्चेस होता है यानी, और दूसरा होता है डाइटरी फाइबर। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों जगह ग्लूकोज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेजरली आपकी चाहे स्टार्चेस हो या डाइटरी फाइबर हो, इन सब की मौलिक इकाई ग्लूकोज ही है। लेकिन ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, राइट? ये एक जटिल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके अंदर शाखाएं भी हैं, अलग अलग ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। क्या होगा, इसको तोड़ने में समय भी ज्यादा लगेगा और एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और इनफैक्ट ये हमारे शरीर के लिए और अच्छे हैं और ये ज्यादा समय तक हमारे शरीर में रहते हैं क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं होते, स्पेशली डाइटरी फाइबर में। वहां पर वो एंजाइम्स ही नहीं होते, और स्टार्चेस में वहां पर एंजाइम्स ज्यादा समय लगता है उसको इन स्ट्रक्चर को तोड़ने में। तो वही जो आपने कर्व देखा था जहां ब्लड शुगर लेवल में एक स्पाइक हुआ था, वो इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के थ्रू नहीं होता है, उसके इस जटिल स्ट्रक्चर की वजह से। ना आपका स्टार्चेस एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेज में मिल जाएगा, जैसे होल ग्रेन्स, राइट, जो आपके अनाज होते हैं अलग अलग, आपका ब्राउन राइस हो गया, आपके अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हो गए, ज्वार, रागी। अगर हम बात करें पटेटोज की भी, तो अगर पटेटोज को आप सिंपल बॉईल कर लेंगे तो वो हो सकता है कि वो आपको सिंपल कार्ब्स हो। लेकिन एक साइंस बताती है कि अगर आप पटेटो को बॉईल करके
उसको ठंडा होने दें और उसके बाद खाएं, तो वहां पर वो एक जटिल स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च बोलते हैं। तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देन बात आती है हमारी डाइटरी फाइबर की। डाइटरी फाइबर आपका एक इम्पोर्टेंट साथी है, जो गट रीसेट फेज से शुरू हुआ था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन को अफेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके जटिल स्ट्रक्चर की वजह से और उसके एंजाइम्स ना होने की वजह से वो हमारे शरीर में कितने बेनिफिट्स दे सकता है। ना हमारे डाइटरी फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो मतलब घुलनशील है। क्या करता है, वो आपके शरीर में जाकर के एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, क्योंकि वो घुलनशील है। पानी के साथ घुल करके जेल लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। इससे क्या होता है, वो आपकी जो भी डाइजेशन के समय आप ब्लड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज को आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, या फैट को जो आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको वो पकड़ के रखता है और धीरे धीरे रिलीज करता है। इसी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक नहीं होगा। दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर, वो भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी बॉवल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, आपके प्रीबायोटिक्स की तरह एक्ट करता है, आपके प्रोबायोटिक, आपके गट बैक्टीरिया के लिए। और ये अलग अलग सोर्सेज में अगेन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स में जो साबुत अनाज होता है, दालों में, इन सब में प्रेजेंट होता है। तो ये तो आपको एक समझ आ गया कि ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब में। नाउ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से आपकी एक हेल्दी प्लेट के अंदर एक आपका 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए, आपका 25% आपके होल ग्रेन्स होने चाहिए, राइट। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। हमने जान लिया कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके प्लेट में होने चाहिए, क्वांटिटी, लेकिन साथ साथ में क्वालिटी। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप कभी भी एक कार्बोहाइड्रेट को लेके एक माइंडफुल थिंकिंग रखें कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। हेल्दी प्लेट के अलावा, राइट, चाहे वो हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट हो या आपका कार्बोहाइड्रेट आपकी टोटल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, ये सब बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ऊर्जा का मेजर एक प्रिंसिपल स्रोत है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के लिए। तो उसको बीट करने के लिए पूरा दिन आप ऊर्जावान फील करें, पूरा दिन आपके शरीर अच्छी एक मशीनरी की तरह स्मूथली काम करे, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है। लेकिन कितना क्वांटिटी होना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हेल्दी प्लेट। और दूसरा रिकमेंडेशन बताता है कि आपका टोटल जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, वो कहीं ना कहीं 45 से 65% आपकी टोटल जो एनर्जी मिल रही है पूरे प्लेट में, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए ना। ये 45 से 65% एक रेंज दिया हुआ है। तो कहीं पर भी आपके बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी लेवल, आपके शरीर का बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके ऊपर आपका हेल्थ गोल कैसा है। जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट से आने वाली एनर्जी 45% से डेफिनेटली ज्यादा होगी। जो वेट लॉस करना चाहते हैं या उनकी कुछ मेटाबॉलिक टारगेट्स हैं जिनको वो इंप्रूव करना चाहते हैं, वहां पर वो कार्बोहाइड्रेट के रेंज को या उसके परसेंटेज को कम रखेंगे। और इसी वजह से ये रेंज दिया हुआ है। सर किसी के अलग अलग हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स, उनके गोल्स के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट से आने वाली ऊर्जा या एनर्जी कैलोरीज आपकी 45 से परसेंट या 65% तक के बीच में होनी चाहिए ना। ये बात हो गई आपके क्वांटिटी की। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए आज हम दो नए एक पैरामीटर्स की या मापदंड की बात करेंगे, जो कि है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कोई एक ट्रैफिक सिग्नल, कोई एक जंक्शन पर या एक इंटरसेक्शन पे एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, राइट। जहां पर कोई गाड़ी कितनी तेज आ रही है, कितनी फास्ट आ रही है, वो सिर्फ देखा जाता है। जितना छोटा सिग्नल होगा, वहां पर उतना कम क्लमजीनेस होगा, गाड़ी स्मूथली बिना स्पीड किए अपना क्रॉस करती रहेंगी। लेकिन जितना बड़ा सिग्नल होगा, वहां पर क्या होगा,
वो बड़ा सिग्नल है, वहां पे जल्दी जल्दी रेड और ग्रीन लाइट हो रही है, तो क्या होगा कि सारी गाड़ियां बहुत फास्ट फास्ट निकलेंगी, क्योंकि कभी भी रेड सिग्नल आ सकता है। तो वहां पर स्पीड हमेशा अनकंट्रोल रहेगी, राइट। और वो इंटरसेक्शन जो है, वो जो जंक्शन है सिग्नल का, वो हमेशा क्लमजी रहेगा, राइट। तो ये आपका एक तो हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब आप सोचिए कि आप ग्लाइसेमिक लोड की तरह आप बहुत सारे इंटरसेक्शन, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप एक सिग्नल नहीं देखेंगे, आपकी डिस्टेंस में आने वाले उस पूरे जो आप कम्यूट कर रहे हैं उस रास्ते में कितने सारे ऐसे जंक्शन आएंगे, राइट। तो आप दो चीजें देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो कितने सारे जंक्शन आ रहे हैं और हर एक जंक्शन कितना बड़ा या छोटा है। उसी प्रकार से ग्लाइसेमिक लोड, कितनी गाड़ियां फास्ट आ रही हैं और कितने सारे जंक्शन से ऐसे जहां पर गाड़ी इतनी स्पीड से निकल रही है या स्मूथली निकल रही है। तो ये दोनों चीजें होती हैं जिस तरीके से आप कंपेयर कर सकते ग्लाइसेमिक इंडेक्स को और ग्लाइसेमिक लोड को। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है, राइट। एक स्केल है जो आपके ओवरऑल फूड को इन जनरल एक रैंक देता है कि वो आपके शरीर में जाने के बाद कितने फास्ट, कितनी तेजी से इस ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, राइट, एज कंपेयर टू ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज हम सबको पता है फास्टेस्ट तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसे डाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में कोई भी फूड, कोई भी खाने का स्रोत कितना फास्ट आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, वो होता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और इस स्केल को मेजर करने के लिए कि किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, जो स्केल है वो होता है 0 से 100 के बीच में। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मतलब वो आपके शरीर में धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो उनका जो वैल्यू होता है इस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, वो कहीं ना कहीं 0 से 55 के बीच में ही होना चाहिए। मीडियम जीआई जो मध्यम लेवल पर आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, वो होता है 55 से ऊपर, यानी 56 to 69। और हाई जीआई फूड्स जो होते हैं वो होते हैं 70 या उससे हायर, राइट। और इनको हमें अवॉइड करना होता है क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है, इनका ये नेचर है कि ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत स्पीड में बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। हम एक उदाहरण के तरह भी एक देखेंगे आगे, एक उदाहरण के साथ कि क्या डिफरेंस है ग्लाइसेमिक लोड में। लेकिन यहाँ पर ये मैटर करता है ग्लाइसेमिक लोड कि मान लीजिए अगर कोई फूड है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, 70 से ऊपर है मान लीजिए, लेकिन वो इन जनरल है। अगर आप बात कर रहे हैं वाटरमेलन की, तो उसका एक जनरल है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पूरा का पूरा फल नहीं खा सकते। हमारा एक कोई सर्विंग साइज होता है, वो हम खाते हैं, राइट ना। वो सर्विंग साइज, वो जो हम एक पोर्शन ले रहे हैं फूड का, वो हमारे शरीर के अंदर कितना ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है? क्या वो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरह आपका 74 का रेंज में बढ़ाएगा, या जिसका आपका पोर्शन साइज है उतना ही बढ़ाएगा? 100 ग्राम में और 50 ग्राम में डिफरेंस हो सकता है, राइट। 100 ग्राम का फूड आप है, लेकिन आप उसका 50 ग्राम ही खा रहे हैं, वहां पर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी मैटर करता है। तो ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट यही है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी फूड का तो कंसीडर करता ही है, लेकिन उसके साथ उसका पोर्शन साइज क्या है, आप कितना अमाउंट में खा रहे हैं और उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, वो भी डिटरमाइन करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल किस हद तक बढ़ेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड इन दोनों चीज को कंसीडर करते हैं, आपका क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी जीआई के फॉर्म में और क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के फॉर्म में। लो जीएल के फूड्स कहीं ना कहीं आपका 110 के बीच में होगा और ये हेल्दी कंसीडर होगा। मीडियम ग्लाइसेमिक लोड 11 से 19 के बीच में, जो कि एक मीडियम रेंज है। और हाई जीएल फूड यानी वो एक पोर्शन साइज के बावजूद भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही स्पीड के साथ या फास्टली बढ़ा सकते हैं, वो 20 या उससे ज्यादा उस रेंज में फॉल करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से, जैसे हमने देखा, उससे कंपेयर करते हैं। ये कुछ कॉमन फूड्स हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड आपके स्क्रीन के सामने है, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए वाटरमेलन पे, ये एक फ्रूट है, राइट। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो काफी हाई है, 72%, राइट। 70 या उससे हायर अमाउंट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आप ग्लाइसेमिक लोड देखें तो वो है सिर्फ 4। ना कोई भी फूड जिसका ग्लाइसेमिक लोड 1 से 10 के बीच में, वो हमारे लिए हेल्दी है। क्यों? ये एक सरप्राइजिंग हुआ, राइट। यही आपका माइंडफुलनेस काम कर रहा है। क्यों? तो कोई भी फ्रूट
हमारे लिए अनहेल्दी नहीं है, वाटरमेलन अनहेल्दी नहीं है जब तक आप उसकी क्वांटिटी का ध्यान रख रहे हैं। वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक लोड है, आप इंडेक्स है सॉरी, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं जो बेकरी शॉप पे जैसे डोनट मिलता है, राइट? उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 70 के ही आसपास होता है, 72। लेकिन क्या डिफरेंस है, वो है पोर्शन साइज में। अगर आप वाटरमेलन का एक पोर्शन की बात करें जो कि अराउंड एक कप होता है, राइट, उसमें आप जानते हैं कि अराउंड 90% वाटर होता है। अगर आप उसके पोर्शन साइज की बात करें तो उसमें करीब 10 से 11 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन आप डोनट के एक पोर्शन साइज की बात करें तो उसमें करीबन 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, और यही डिफरेंस आ गया। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों का सेम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपकी एक पोर्शन साइज, एक सर्विंग साइज में क्या था, उसने आपके ग्लाइसेमिक लोड को डिटरमाइन कर दिया। तो इसका ही हमको ध्यान रखना है। कोई भी, इसका मतलब आप इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी फूड आपके लिए अनहेल्दी नहीं है। आपको माइंडफुल रहना है उसके पोर्शन साइज के, उसके क्वांटिटी को लेकर। तो अगर आपको उसके क्वालिटी का अनुमान है और आप उसकी क्वांटिटी का ध्यान दे रहे हैं, तो आप हर एक फूड को, अपने शरीर को उसका सप्लाई कर सकते हैं। उस फूड में जो और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसका भी बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा ये कुछ कॉमन फूड स्वैप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में आप जो भी कुछ कॉमन फूड ऑप्शंस लेते हैं, उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, राइट? जैसे फ्रूट जूस बहुत कॉमन है, हम घर पे बना के भी लेते हैं, हम बाहर भी लेते हैं, एंड इट इज वेरी गुड, वो अच्छा है। लेकिन जो उसमें एक कॉमन फ्रूट शुगर प्रेजेंट होती है अच्छे अमाउंट में, राइट, फ्रक्टोज की फॉर्म में, आप उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। कैसे? उसको स्वैप करके बाय वेजिटेबल जूस। व्हाइट ब्रेड की जगह आप ले सकते हैं होल व्हीट ब्रेड, या उसके अलावा अगर कोई भी होल ग्रेन्स की या नट्स एंड सीड्स की जो ब्रेड आती है, उससे स्वैप कर सकते हैं। वड़ा पाव फ्राइड है, हाई इन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपका बन भी इसमें कार्ब्स हाई है, देन उसके अंदर पोटैटोज की फिलिंग है, वो भी बहुत हाई है। उसकी जगह आप इडली सांभर ले सकते हैं। बैलेंस्ड एक होता है कॉम्बिनेशन, स्टीम्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। आइसक्रीम जिसके अंदर हिडन फैट होता है, हिडन शुगर होता है, उसकी जगह आप फ्रोजन योगर्ट ले सकते हैं। आप घर पे भी उसको बना सकते हैं योगर्ट को, और उसको आप ले सकते हैं फ्रूट्स के साथ। सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप लाइम वाटर ले सकते हैं। अगेन, फ्रूट जूस, इट विल बी गुड कि अगर आप उसकी जगह वेजिटेबल जूस लें, और उससे भी बेहतर है अगर आप होल फ्रूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स काफी, जो अगर जूस का स्ट्रेनिंग के समय निकल जाते हैं, फाइबर निकल जाता है अगर आप उसका जूस बनाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे अगर आप एज अ होल फ्रूट ले रहे हैं। फ्राइड चिकन या फ्राइड फिश की जगह अगर आप ग्रिल्ड फॉर्म में लें, या बॉइल्ड या रोस्टेड फॉर्म में लें, और ये हर एक जगह पे लागू है। आप उस चिकन या फिश की जगह कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन भी ले रहे हैं, तो फ्राइड की जगह आप ग्रिल्ड, बॉइल्ड या रोस्टेड फॉर्म ले सकते हैं। ये कुछ हेल्दी स्वैप्स है जिनको आप अपने, जो भी आप ले रहे हैं, उनका आप ये कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और बात करते हैं पीफेक्ट राइस की। तो ये एक ऐसा प्रकार का एक राइस है, हमने एक एक अपने इमेज बना के रखी होती है कि व्हाइट राइस हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और हमने देखा भी कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहीं ना कहीं वो 70 या 72 के आसपास है, राइट? लेकिन एमवे आपको एक ऑफरिंग दे रहा है एक ऐसे राइस की जो व्हाइट राइस ही है, लेकिन उसका आपका जो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो 52 है, और ये क्लिनिकली प्रूवन है, राइट? तो आपको, कई लोग होते हैं जहां पर हमें ब्राउन राइस का टेस्ट शायद अच्छा ना लगे, राइट, या हमें व्हाइट राइस की ही क्रेविंग हो, राइट, या अगर हम इस जर्नी में हमको लग रहा है कि हमारी पूरी फैमिली व्हाइट राइस खा रही है लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप व्हाइट राइस जैसा टेस्ट लेकर के भी, उसके बावजूद भी ये अश्योर कर सकते हैं कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस व्हाइट राइस का क्लिनिकली प्रूवन है कि वो लो जीआई रेंज में आता है। ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि मॉडरेशन, आपकी हेल्दी प्लेट का पार्ट बनाइए इस लो जीआई राइस को। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने इस सेशन के थ्रू ये जाना कि सारे कार्ब्स विलेन नहीं होते हैं, राइट? ये एक
एक प्रकार की एक मिसकंसेप्शन है, एक आइडियोलॉजी फॉर्म करके रखा है कि कार्बोहाइड्रेट हमको अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए अगर हम इस जर्नी में हैं। अगर हमें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है या वेट मेंटेन करना है, मेटाबॉलिक कंडीशंस है, कुछ भी हो, आपको एक हेल्दी लिविंग के लिए, अगर आप एक ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, उसके लिए आपको कार्ब्स को नहीं हटाना है अपने जीवन से। वो विलन नहीं है, वो हमारे शरीर में एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बस आपको ध्यान देना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अच्छा है, राइट? कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर निर्भर करते हुए आपकी प्लेट में होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने इस इनर डिटेक्टिव को जगाइए, इन कंसेप्ट्स को समझिए और अपने रोजमर्रा के जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको देती हूँ आज की एक एक्टिविटी ऑफ द डे। आपकी जो भी पूरे दिन में आपके स्नैक्स के फॉर्म में, आपके मेजर मील्स के फॉर्म में जो भी आप फूड ले रहे हैं, आप उनमें से लिस्ट आउट कीजिए कि उनमें से कौन से वो फूड्स हैं जिनकी लो जीआई और लो जीएल वैल्यूज है, और हमारे साथ अपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो और आप उसको अपने अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़े। विद दैट आई कंक्लूड माय सेशन और आप सबको विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच।